A1 जुडिशल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यूपीएपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पुलिस अधिनियम 1861 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अधिनियम का सामान्य परिचय और धारा 1 जो कि पारिभाषिक खंड था का अध्ययन किया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए और इस लेक्चर सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जुड़े हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल A1 जुडिशल एकेडमी पर। साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 2 पुलिस बल का गठन। राज्य सरकार पुलिस बल का गठन करेगी। हम जानते हैं कि यह अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, लेकिन इस अधिनियम की धारा 2 में पुलिस के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है। इसी संदर्भ में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुलिस प्रशासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार उच्च अधिकारियों की नियुक्ति तथा अधीनस्थ सदस्यों की भर्ती करती है। इस प्रकार समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। यहाँ से पहले भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि पुलिस द्वारा गठित समस्त बल को क्या कहा जाएगा। तो राज्य सरकार उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करती है तथा अधीनस्थ सदस्यों की भर्ती करती है। इन दोनों के गठन को क्या कहा जाएगा? एक पुलिस बल समझा जाएगा। अधीनस्थ पुलिस बल के सदस्यों के वेतन, सेवा की शर्तें आदि राज्य सरकार निर्धारित करती है, लेकिन ऐसा निर्धारण पुलिस एक्ट के अधीन होगा। अधीनस्थ पुलिस बल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अधीनस्थ पुलिस बल कौन सा होगा। तो जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए जाते हैं और एसआई की पंक्ति से नीचे के पुलिस बल के सदस्य होते हैं, वो अधीनस्थ पुलिस बल के सदस्य होते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान इसी धारा के अंतर्गत आता है। इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। जब किसी लोक सेवक को सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं माना जाता, तो उस लोक सेवक को सार्वजनिक हित में उसकी सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। इसी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति कहते हैं। अगर प्रश्न बने कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, तो धारा 2 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार पुलिस बल के अस्थायी बलों का सृजन भी इसी धारा के तहत करती है। तो प्रश्न अगर बनता है कि पुलिस बल के गठन में अस्थायी बलों का सृजन किस धारा के तहत किया जाता है, तो धारा 2 के तहत अस्थायी बलों का सृजन किया जाता है। सुरेश चंद्र शर्मा बनाम राज्य, इस केस में कहा गया कि लिपिकीय कर्मचारियों की नियुक्ति उप महानिरीक्षक द्वारा की जाती है। स्टेट बनाम भूप सिंह के वाद में कहा गया कि पुलिसकर्मी की सेवा इस आधार पर समाप्त की जा सकती है कि वह दुर्चरित्र था। इस प्रकार का सेवा समापन दंड माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब किसी पुलिसकर्मी को दुर्चरित्र के आधार पर उसकी सेवा से मुक्त किया जाता है, तो उसको दंड माना जाएगा, न कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति माना जाएगा। धारा 2A नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल, इसको एयरपोर्ट की पुलिस भी कहते हैं। इस पुलिस के गठन का प्रावधान धारा 2A में किया गया है। धारा 2A के साथ धारा 8A पढ़ी जाती है। धारा 8A में नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया है। जब नागरिक उड्डयन पुलिस बल का गठन किया जाता है, तो उसमें नियुक्त होने वाले पुलिस बल को एक नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये दोनों धाराएं उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, जो कि 2001 में जोड़ा गया। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में
राज्य सरकार एयरपोर्ट पर पुलिस बल का गठन अलग से कर सकती है। यह भी ध्यान रखें कि नागरिक उड्डयन के अंतर्गत सेना से संबंधित उड़ान और विमान नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत केवल यात्रियों के विमान और उड़ानें तथा व्यावसायिक उड़ानें तथा विमान आते हैं। आगे देखते हैं। धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन या राज्य क्षेत्र में स्थित सभी जिला पुलिस में अधीक्षण का प्रयोग करेगी। राज्य सरकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति या न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। अधीक्षण से तात्पर्य अपने अधीन रखना है, जिसमें उन्हें आदेश देना या नियंत्रण में रखना आदि आते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्र में स्थित सभी पुलिस प्रशासन पर अधीक्षण का प्रयोग करेगी। राज्य सरकार के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति या न्यायालय पुलिस प्रशासन पर अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। धारा 4 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक आदि, इनको डीजीपी भी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। साधारण जिला पुलिस में पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा, या ऐसे महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक में निहित होगा जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। साधारण जिला पुलिस क्या होती है, ये हम परिभाषा खंड में पढ़ चुके हैं। ऐसी प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान या इनका कोई भाग जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसे स्थान को साधारण जिला पुलिस कहते हैं। ये पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक जो होता है, यह राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। जिले में मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन जिला अधीक्षक और ऐसे अपर जिला अधीक्षक तथा संयुक्त जिला अधीक्षकों और सहायक जिला अधीक्षकों में निहित होगा जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। इसका मतलब यह है कि जिले में पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण एवं निर्देशन का भार जिला मजिस्ट्रेट पर होगा। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि जिले में पुलिस पर किसका नियंत्रण होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट का साधारण नियंत्रण होता है, जबकि विशेष नियंत्रण एवं निर्देशन जिला अधीक्षक और ऐसे अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक के अधीन होगा, जिसे राज्य सरकार उचित समझे। इस अधिनियम में प्रयुक्त महानिदेशक का पद 1984 में सृजित किया गया है, जो पहले केवल महानिरीक्षक था। यह पद अब पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा। उत्तर प्रदेश संशोधन 1984। धारा 4 में भी पहले केवल महानिरीक्षक शब्द था, जो कि अब पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक हो गया है। इसी प्रकार इस धारा में प्रयुक्त संयुक्त जिला अधीक्षक शब्द भी उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा 1984 में प्रतिस्थापित किया गया है, जो पहले केवल सहायक जिला अधीक्षक था। धारा 5 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियां। साधारण जिला पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनका प्रयोग वे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं में करेंगे। जैसा कि अभी हमने पिछली धारा में बताया कि इस अधिनियम में जहां कहीं भी पुलिस महानिरीक्षक शब्द आता है, वहां पर अब पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक शब्द पढ़ा जाएगा। धारा 12 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। धारा 5 के साथ धारा 12 को पढ़ा जाता है। धारा 5 में डीजीपी की शक्तियां दी गई है, जबकि धारा 12 में डीजीपी की नियम बनाने की शक्ति दी गई है।
पुलिस महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन समय समय पर निम्नलिखित नियम बना सकता है। तो क्या क्या नियम बना सकता है देख लेते हैं। पुलिस बल के संगठन एवं वर्गीकरण के संबंध में, पुलिस बल की तैनाती और निवास के वितरण के संबंध में, पुलिस बल की विशिष्ट सेवाओं के संबंध में, पुलिस बल के निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुधों, साज सज्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, पुलिस बल द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रह तथा संसूचना संबंध से ऐसे आदेश जिन्हें वह समीचीन समझे, पुलिस बल के सदस्यों के कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के संबंध में, पुलिस बल के सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में दक्ष बनाने के संबंध में, पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार डीजीपी को नहीं दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।